जय हिंद बच्चों। क्लास 11th के लिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिज़िक्स में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने जो स्टडी किया था, एक स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो उसमें उसकी क्या क्या हम कैलकुलेशन उसके बारे में कर सकते हैं, क्या क्या स्टडी कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। यहाँ पर हम प्लेन में मोशन की रिगार्डिंग बात करेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मोशन कर रही हो। किसी प्लेन में मोशन करने का मतलब क्या होता है, सिंपली कि लेट अस एज्यूम दिस इज़ द प्लेन विच इज़ वी कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ये एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस प्लेन में, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है इस प्लेन में, यहाँ से वहाँ कोई भी मोशन कर रही है, तो इस कंडीशन में हम इसके ऊपर जो भी स्टडी कर सकते हैं उसे हम सिंपली कहेंगे मोशन इन अ प्लेन। तो ऐसे कई सारे आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। 3D डायमेंशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो वो भी मोशन इन अ प्लेन में आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ये सब मोशन इन अ प्लेन में आने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक ये टॉपिक आपको पहले से ही क्लियर होगा। कुछ भी अभी इसमें बेसिकली इसमें कुछ भी इतना वो नहीं है डीप। एक दो स्टेप आगे बढ़ेंगे तब आपको कुछ डीप मिलेगा। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर आप इन इस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हो। यहीं अगर आप बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलेगा। तो डायरेक्शन के बेस पर भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर। अब इसमें बात आती है कि विच ऑफ द क्वांटिटीज़ आर द स्केलर और विच ऑफ द वेक्टर। यहाँ पर आप एग्जांपल लेना चाहो तो स्केलर क्वांटिटी में आप लिख सकते हो टेम्परेचर T, मास M, टाइम T एंड द लेंथ एंड टाइम हो गया वर्क आपका। तो ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आप टेम्परेचर किस डायरेक्शन में इसमें होगा तो कम होगा, उसमें होगा तो ज़्यादा होगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। मास आपका है जहाँ भी है वो सेम रहने वाला है। अब बात करें अगर वेक्टर क्वांटिटी की, डायरेक्शन की यहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें। तो यहाँ पर जो आपकी पॉइंट्स हैं वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल में आता है डिस्प्लेसमेंट है आपका, एसेलरेशन है और फोर्स आपका है। फोर्स भी डिपेंड करता है। फोर्स के बाद आप कह सकते हैं वेलोसिटी है। वेलोसिटी आपका मोमेंटम डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें हैं। वेक्टर क्वांटिटी को जब भी हम डिनोट करते हैं तो इन दो तरीके से डिनोट करते हैं। सपोज दैट मैं एफ फोर्स को डिनोट करूँगा तो यहाँ पर बुक में आपको या तो एरो की तरह इस तरह से दिखेगा या फिर ये बोल्ड फॉर्म में दिखेगा, कुछ बोल्ड सा होगा। ये बोल्ड कुछ इस टाइप में बोल्ड सा जैसे कि बना दिया जाएगा। ये थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है क्योंकि ये बुक वाली चीज़ नहीं आ पाएगी इसमें। बोल्ड सा बना दिया जाएगा, उसे हम कहेंगे आपकी वेक्टर क्वांटिटी की तरह। ये शो करने का तरीका है, सिंपल है। अब यहाँ जब भी हम वेक्टर को शो करते हैं तो एक एरो से शो करते हैं। ये एरो होता है हमारा इस तरीके से। इस एरो में ये जो इसका पॉइंट है वो होता है आपका हेड, या फिर हम इसे कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। इसे क्या कहते हैं, हेड या फिर टर्मिनल पॉइंट। बैक में जो आपका पॉइंट है, ये जैसे मैं नेम दूं तो ये आपको पी और ये आपका ओ, इसको हम कहते हैं टेल। ठीक है, ये सिंपल सा इसका डिस्क्रिप्शन रहता है। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें नॉर्थ साउथ वगैरह की, तो हम अपनी बुक में या फिर कैलकुलेशन में इस तरह से डायरेक्शन लेंगे, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये इस तरह की डायरेक्शन हम लेंगे। अब बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की। यहाँ पर इसके कई सारे टाइप्स हैं। अच्छा, टाइप्स किसके, वेक्टर क्वांटिटी के। स्केलर क्वांटिटी के टाइप्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी के टाइप्स हमारे सिलेबस में है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हमने बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसके और सब टाइप्स आपको मिल जाएंगे। तो दो टाइप्स कौन कौन से हैं वेक्टर के? वेक्टर के हमारे दो टाइप्स हैं। पहला है आपका पोलर वेक्टर और दूसरा है आपका एक्सियल वेक्टर। देखिए, पोलर वेक्टर क्या होता है, सिंपली कि ये ऐसा वेक्टर है जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और इसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर ख़त्म हो जाता है। यानी कि इसको हम कहें तो वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिसके पास खुद का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पर इसकी एप्लीकेशन अप्लाई हो रही हो। तो हम इसको अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहें तो क्या कहेंगे
हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, इतने में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपने सिर्फ इतना ही छोड़ना है, बिल्कुल बुक से पूरी डेफिनेशन लेनी है। मैं सिर्फ इसको कुछ इंडिकेशन के तौर पर लिख रहा हूँ बस, कि हैविंग द स्टार्टिंग पॉइंट, इसके पास खुद का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं पोलर वेक्टर। और यहाँ पोलर वेक्टर में जो एग्जांपल है वो आपके हैं फोर्स, इसका खुद का स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसके साथ डिस्प्लेसमेंट खुद का स्टार्टिंग पॉइंट इसका होता है। अब आ जाते हैं हम एक्सियल वेक्टर पर। एक्सियल वेक्टर कौन कौन से होते हैं? विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या करते हैं? ऐसे वेक्टर क्वांटिटी जो कि रोटेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, रोटेशन इफेक्ट में वर्क करती हैं, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक एक्सिस होगी जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहे होंगे, उस पर ये जो है उस टाइप के जो वेक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सियल वेक्टर। जैसे अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं एक्ट एज, यहाँ लिख सकते हैं एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक रोटेशन एक्सिस होगी, उसके अलोंग ये जो है वेक्टर रोटेट करेंगे। अब ये कौन कौन से वेक्टर होते हैं? जितने भी एंगुलर के वर्ड से स्टार्ट होंगे वो सारे इसी में आएंगे। एंगुलर, यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा आपका, ये सारे के सारे वेक्टर इसी कैटेगरी में आएंगे, एक्सियल कैटेगरी में, जिनका कोई ना कोई एक्सिस है, राउंड सर्कल में मूवमेंट कर रहे हैं, रोटेशन इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये आएंगे आपके एक्सियल में। जिनका खुद का कोई पॉइंट है, एक्टिंग पॉइंट जिस पर ये एक्ट कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट, वो आएंगे आपके पोलर में। सिंपल है। तो ये सिंपल आपका डिस्क्रिप्शन है। अब एक आप चीज़ नोट कर लेना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन होती है। क्लॉकवाइज मोशन आपने पढ़ी होगी। क्लॉकवाइज का मतलब है कि इन द डायरेक्शन ऑफ वॉच, वॉच जिस डायरेक्शन में वॉच की जो घड़ी की सुइयां जो घूमती हैं उन्हें कहते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन। और यहीं अगर मोशन रिवर्स हो जाए तो हम इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल है। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है हमारा इनके टाइप्स का। अब हम बात कर लेते हैं कुछ वेक्टर से रिलेटेड टर्म्स की, जो टर्म आपके आगे जो कैलकुलेशन होगी उसमें यूज़ होने वाले हैं। देखिए वो टर्म्स कौन कौन से हैं यहाँ समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहला टर्म है आपका मॉड्यूलस। ये कई सारे टर्म्स होंगे तो मे बी पॉसिबल आज के लेक्चर में कंप्लीट ना हो पाए। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। वेक्टर का जो मॉड्यूलस होता है वो क्या शो करता है? वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करता है। जब भी कोई वेक्टर आपका कुछ इस फॉर्म में होगा, मींस डायरेक्शन में इस तरह से दिया जा रहा होगा, तो अगर हम इसे मोड में रखेंगे इस तरह से, तो वो क्या शो करेगा? इसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। प्लस माइनस जो भी साइन होगा इस मोड की वजह से हट जाएगा, और वेक्टर आपका उसके खुद की जो है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आंसर में मिलेगा। तो ये क्या होता है? अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, तो आपसे सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। आप मॉड्यूल लगा लेंगे तो वो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? देखिए, एक तो होता है आपका वेक्टर, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड फॉर्म किस तरह से लिखी जाती है? कुछ इस तरह से, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। इन दोनों के रेशो को अगर हम देखें तो आगे इन दोनों का रेशो क्या आएगा? ए, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ए आपका। इन दोनों का रेशो क्या होता है आपका? यूनिट वेक्टर ए कैप। इसको हम कहते हैं आपका कैप, जिसको इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर फॉर्म को शो कर देते हैं। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन सिंपल होती है इसकी, द रेशो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? इस वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड का रेशो यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। इसे शो करने का तरीका समझ लेना कि ये इस तरह से कैप सा लगाया जाता है इस पर, जिसे हम बोलते वक्त बोलते हैं ए कैप। ठीक है। या फिर अगर ऐसे बी वेक्टर दिया हुआ था तो इसे हम बोलेंगे बी कैप। इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। अब अगर हम बात करें, हमारे पास 3 डायमेंशन की एक्सेस होती हैं, यानी कि एक्स, वाई और जेड। इन एक्सेस में
जो 3 वेक्टर होते हैं जो यूनिट वेक्टर एज्यूम किए जाते हैं, वो आगे आपके आएंगे आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर। कहीं कहीं इन पर कैप नहीं होगा, बट वहाँ ये शो किया जाएगा यूनिट वेक्टर्स आर आई जे के, कैप नहीं दिया जाएगा। तो आपको एज्यूम करना है ये आपके क्या है, यूनिट वेक्टर ही हैं। ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी उसका जो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी जो है यूनिटी से डिनोट किया जाएगा। और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, डायमेंशन लेस होगा, ये ध्यान रखना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, डायमेंशन लेस होगा। नो यूनिट और डायमेंशन लेस होना है, इसको ध्यान रखना इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आप डायमेंशन पुट करोगे, सॉरी डायमेंशन नहीं, यूनिट पुट कर लो यहाँ पर। यूनिट आप लगाओगे यहाँ मीटर पर सेकंड, और यहाँ भी फिर वही मैग्नीट्यूड के साथ मीटर पर सेकंड लगेगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी यूनिट। तो आपका यूनिट वेक्टर यूनिट लेस होता है, उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू यूनिटी होती है। ठीक है। तो इस तरह यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, इस पॉइंट का इसका मैग्नीट्यूड, इसका नहीं ना ही इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ये बना है। तो ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है हमारा। अगले हम लेक्चर में और भी आगे डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो आपके कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।